गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी ठीक होंगे। साथ ही प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। वहीं प्रज्ञान आईएएस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी समय समय पर और सही वीडियो मिलती रहे। उसी के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू वीडियो आएगी यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर जो हम नई वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे तो वो उसी सीरियल में आपको मिलती रहे। जैसे कि आज मैं भारत और चीन संबंधों को लेकर आपको मेंस के स्तर पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसी पर हम आज लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो यानी कि इस पे एक लेक्चर को तो समेटना बहुत मुश्किल एक लेक्चर के अंदर। इसमें हो सकता है मैं 2 या 3 वीडियो में टायर 1, टायर 2, टायर 3 करके भारत चीन अंतर संबंधों को लेकर वीडियो बनाऊंगा और उसी को अपलोड करूंगा। तो उसी को अपलोड जिस क्रम में मैं डालूंगा ताकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस किया हुआ है तो आपको उसी क्रम में वीडियो प्राप्त होगी जिस क्रम में मैं आपको समझाऊंगा। और क्रम से वीडियो देखने का ये फायदा होता है कि आपके अंदर जो बाईपास प्रोसेस करोगे, अगर आपने पहली बात की आगे पीछे करके वीडियो देखी तो आपका उससे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप क्रम से वीडियो को देखोगे तो उसमें आपको लाभ होगा, आपका बहुत ज़्यादा उससे मेंस का प्रश्न भी हैंडल हो सकता है। वहीं साथ साथ में यह भी देखना होगा कि मेंस के स्तर पर भारत और चीन को लेकर काफ़ी प्रश्न बनने की संभावना इस बार हो रही है, क्योंकि अब देखो भारत और चीन को लेकर पहले पेपर में भी प्रश्न बन सकता है। पहले पेपर मतलब इतिहास के पेपर, हिस्ट्री पेपर जिस नाम से जाना जाता है वो कि पहला पेपर हिस्ट्री का। बाकी उसमें सेगमेंट तो मैंने आपको सिलेबस में बता दिया था, और भी उसके सेगमेंट है जैसे सोसाइटी वगैरह और जियोग्राफी। वहीं हमको यह देखना होगा कि इतिहास में भारत चीन अंतर संबंधों को लेकर मेंस के स्तर पर प्रश्न कैसे बनेंगे, और वहीं सेकंड पेपर यानी कि पॉलिटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में सेकंड पेपर यानी कि उसमें भारत और चीन को लेकर किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। वहीं थर्ड पेपर में आपको पता होगा कि इकोनॉमी का पेपर है और व्यापार वाणिज्य वगैरह से जुड़े हुए टॉपिक हैं, तो उसमें भी आपके भारत और चीन को लेकर प्रश्न बनने स्वाभाविक है। और आप सभी देख रहे होंगे क्योंकि करंट अफेयर वगैरह सभी न्यूज और मैगजीन वगैरह से देख ही रहे होंगे कि आजकल भारत और चीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड विषय बने हुए हैं, मुद्दे बने हुए हैं। तो उसी पर उन्हीं विषयों पर प्रश्न बनना स्वाभाविक हो जाता है, यानी कि यूपीएससी की नज़र उसी टॉपिक पर ज़्यादा रहती है जो करंट का टॉपिक चलता रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत और चीन की। तो भारत और चीन को 30-25 मिनट में पूरा करना तो गागर में सागर में गागर भरना जैसा है, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है भारत और चीन संबंध, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इतने बड़े टॉपिक को 25-30 मिनट के अंदर कंपाइल करना अपने आप में एक चुनौती है। तो यानी कि मैं इसके टायर 1, टायर 3 और टायर 2 में करके वीडियो डालूंगा और आपको उसी क्रम से देखना होगा। तो यानी कि पहले हम इसका इतिहास जानेंगे कि जो हम हिंदी और चीनी भाई भाई का नारा देते हैं, और नेहरू जी का तो ये बहुत ही फेवरेट नारा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और उसी चक्कर में हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में 62 में उनके पीठ में छुरा घोंप दिया चाइना ने, और उसी के साथ साथ वो इमोशनली होकर एक्सपायर भी हो गए। उसी का बहुत बड़ा उनको धक्का लगा था। तो यानी कि देखा जाए तो भारत और चीन को देखो मैं 3 वीडियो बनाऊंगा ही, और आपको ध्यान रखना होगा कि पहले वीडियो कौन सी देखनी है और उसके बाद कौन सी देखनी है और उसके बाद कौन सी देखनी है। तो यानी कि उसमें मैं टायर 1, टायर 2, टायर 3 करके डालूंगा। तो पहला डालूंगा भारत चीन अंतरराष्ट्रीय संबंध टायर 1, उसके बाद डालूंगा टायर 2, उन पे कुछ टॉपिक नहीं डालूंगा, टायर 2, उसके बाद डालूंगा टायर 3। तो इस करके मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको इससे जुड़ा हुआ भारत और चीन से कोई भी प्रश्न नहीं छूट सकता। आप मेंस के स्तर पर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आओगे, सारे प्रश्न को सोल्व करके आओगे। क्यों? क्योंकि मैं एक भी पक्ष ऐसा आपको नहीं छोड़ूंगा जो यहाँ इस वीडियो में कवर ना करूं। तो इसीलिए आपको कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो आप सिनॉप्सिस के टाइप से अपना नोट्स बनाते हुए चलिए, और नोट्स के साथ साथ उसी पर मैं मेंस के प्रश्न भी बोलूंगा, और मेंस के जो प्रश्न बोलूंगा उनको आप अपने इंटरलिंकिंग टॉपिकों से करने की कोशिश करना। यानी कि आपने जो पढ़ा है जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत और चीन संबंध मैंने क्लास में पढ़ाया था, जो प्रज्ञान आईएएस में कोचिंग करते हैं उनको मैंने पढ़ा दिया इंटरनेशनल रिलेशन भी, और साथ में उनको मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा दी। वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ मैंने उनको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ा दी, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एंशिएंट भी पढ़ा दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि उनको तो समझना बहुत आसान है। वहीं जिस बच्चे ने हमारे से
नहीं पढ़ा, किसी और कोचिंग में कोचिंग की है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हम उसके लिए भी यहाँ सॉल्यूशन आराम से करेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं, जिसने पढ़ा वो सही, उसका तो और बेहतर है, और जिसने नहीं पढ़ा उसका उससे भी बेहतर है, क्योंकि उसके लिए सारी नई चीज होंगी। और नई चीज को सीखना आदमी के अंदर, इंसान के अंदर, ह्यूमैनिटी बिहेवियर में बहुत अच्छा एक परसेप्शन बना हुआ होता है और एक जिज्ञासा होती है। तो उस जिज्ञासा को अपनी बनाए रखे टॉपिक के अंदर, और टॉपिक के अंदर अगर जिज्ञासा बनी रही तो मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेंस के स्तर पर भारत चीन को लेकर कोई भी प्रश्न आपका इतिहास में आए, यानी कि हिस्ट्री में आए, या इंटरनेशनल रिलेशन यानी विश्व अंतर संबंधों में आए, या थर्ड पेपर यानी कि अर्थव्यवस्था को लेकर आए, व्यापार वाणिज्य को लेकर आए, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भारत और चीन संबंध। भारत चीन संबंध, भारत और चीन संबंध अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भारत और चीन संबंध का हम भारत और चीन संबंध को हम यह देखेंगे कि कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है। तो हमने अब स्टार्ट करना है भारत चीन संबंध। तो यानी कि पहला सेंटेंस हमारा आता है कि भारत और चीन को हम हिंदी चीनी भाई भाई क्यों कहते हैं, उसके पक्षों को हमको जानना होगा। यानी कि कुछ तो संबंध होगा, अंतर संबंध, जो भारत को यानी कि हिंदी और चीनी को हम भाई भाई कहते हैं, तो प्रश्न बनेंगे बहुत ज्यादा। हिंदी चीनी भाई भाई वगैरह से भी लेकर प्रश्न बन सकता है इतिहास के अंदर, प्राचीन भारत को जोड़कर देखा जा सकता है। तो देखो, अब हम उसके पहला लेक्चर तो लेऊंगा मैं उनको भाई भाई वगैरह, और उनका आज क्या पक्ष, आज क्या डिस्प्यूट है और उस दिन क्या डिस्प्यूट था, यानी कि आज से प्राचीन समय पहले क्या भारत और चीन की समानताएं थी, जिसको लेकर भारत और चीन को इतना विश्वास करता था, और चीन ने विश्वासघात जो किया वो तो अलग बात है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहला देखो, यानी कि भारत और चीन संबंधों में प्राचीन समय की बात करेंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे बिल्कुल, उधर कन्फ्यूशियस और अपनी हड़प्पा सभ्यता के समय से, उससे भी पुराने समय से हम यहाँ चलेंगे। तो देखो, एक विशेषता तो भारत की और चीन की यह थी, इधर भारत ले लो इधर चीन ले लो, कि भारत और चीन के अंदर सिविलाइजेशन बहुत पहले हुआ था। वहीं इसी के साथ एक ने रोमन एम्पायर पढ़ा होगा, यानी कि रोमन साम्राज्य पढ़ा होगा। तो ये रोमन साम्राज्य था, ये भी इन्हीं के लगभग पैरेलल सिविलाइजेशन था। तो ये सभी उस समय के सिविलाइजेशन कंट्रियां थी जिनके अंदर सिविलाइजेशन आया सबसे पहले। तो उस समय के हमारे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ये पढ़ी होगी, कांस्य सभ्यता भी इसी को बोलते हैं। और एक चीनी सभ्यता थी जो चीन के अंदर थी, तो यानी कि, और एक रोमन साम्राज्य था, और रोमन सभ्यता थी जो इजिप्ट वगैरह, मिस्र वगैरह के साथ साथ थी। इजिप्ट मिस्र के आपने नाम भी सुना होगा, यानी कि वो एक सभ्यताएं थी, और वो सभ्यताएं आज नहीं रही, क्योंकि उनकी निरंतरता तो समाप्त होगी। तो इसको तो हमको आज लेकर नहीं चलना होगा। तो बात करेंगे हम चीन और भारत की, क्योंकि भारत और चीन में निरंतरता दिखाई देती है आज भी सभ्यता को लेकर, इसकी यहाँ भी निरंतरता दिखाई पड़ती है। तो यानी कि दोनों कंट्रियों ने अपनी सभ्यता की निरंतरता बनाकर रखी। अब मैं निरंतरता कैसे बनाकर रखी, सभ्यता के कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि सभ्यता को निरंतर कैसे बनाया जाता है। पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, आपने बुकों में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। बिल्कुल बात सही है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त होने का मतलब इतना है कि जो इसकी सिविलाइजेशन की मामला था, यानी कि जो इसका नगरीय नियोजन की प्रक्रिया थी, वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यताओं में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो यानी कि अगर वो ग्रामीण व्यवस्थाओं में कन्वर्ट हो चुकी थी, नगरीकरण की सभ्यता, तो यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो समाप्त तो हुई नहीं हमारे यहाँ से। यानी कि देखो, अगर प्राचीन समय में पीपल के पेड़ की पूजा होती थी, तुलसी के पेड़ की पूजा होती थी, तो ये दोनों पक्ष आज भी निरंतरता के साथ बने हुए हैं। ठीक, यानी कि उस समय भी तुलसी के पेड़ की पूजा होती थी, आज भी तुलसी के पेड़ की पूजा होती है।
उस समय पीपल के पेड़ की पूजा होती थी, आज भी पीपल के पेड़ की पूजा होती है। वहीं उस समय भी कन्या पूजन होता था, आज भी कन्या पूजन होता है। तो ये होते हैं किसी भी सभ्यता संस्कृति को निरंतर बनाकर रखने के अपने पक्ष, उनकी हमने चर्चा कर ली। यानी कि सभ्यता उसी तरीके से, आपको चाइना के अंदर जाने की तो कोई जरूरत नहीं है पेपर में, मेंस में के स्तर पर लिखने की, लेकिन इतना समझ लो कि एक दो एग्जाम्पल देकर हम इसको अपनी ठीक से लिख पाएंगे कि कैसे हमारी सभ्यता आज भी उसी में निरंतर कुछ चेंजेस के साथ बनी हुई है। तो चाइना की भी उसी तरीके से सभ्यता आज भी निरंतर बनी हुई है। तो भारत और चाइना के अंदर कैसे, यानी कि किस तरीके के आपस में संबंध है जो हिंदी चीनी भाई भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम अब उन्हीं की चर्चा करेंगे। जब उनकी चर्चा, तो अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ध्यान से अपनी कॉपी पेन पर अपना सिनॉप्सिस बनाते चलना, ताकि आपकी बेहतर पकड़ बन जाए टॉपिक पे, और मेंस के स्तर पर अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो तुरंत उसका सॉल्यूशन आप कॉपी के अंदर लिख पाओ। तो देखो, यानी कि भारत और चीन को लेकर भाई भाई का संबंध किस तरीके से। एक बात तो ये ध्यान रखो कि भारत और चीन दोनों प्राचीन समय से व्यापार करते थे। दोनों का व्यापार होता था यूरोप के साथ। यूरोप के साथ मतलब रोमन साम्राज्य के साथ। अब रोमन साम्राज्य के साथ जब इसका व्यापार होता था, तो यानी कि हम यहाँ से क्या माल लेके जाते थे, यानी कि हम यहाँ से अपना बाजारों में उनके रोमन साम्राज्य के माल बेचते थे, और वहाँ से हीरे जवाहरात और गोल्ड की फॉर्म में लेकर आते थे भारत के अंदर। यानी कि व्यापार वाणिज्य जितना भी था, व्यापार ट्रेड, वो भारत के पक्ष में था और चीन के पक्ष में था। एक बात तो यह कही जाती है कि 17वीं 18वीं शताब्दी तक भारत और चीन का जो व्यापार था, कुल विश्व की जीडीपी में 55% था, जिसमें से लगभग 20 से 25% तक तो भारत का था, और वहीं 30 से 35% तक चीन का था। तो यानी कि ये सारी की सारी हमारी इसकी चाइना की और भारत की समानताएं मिलती हुई दिखाई पड़ती है। वहीं आपने देखा होगा दोनों की सभ्यता आज भी निरंतर है, और दोनों को, यानी कि दोनों राष्ट्रों को अपनी सभ्यताओं पर घमंड है, यानी गर्व है। और ये दोनों को गर्व है, यानी कि दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं, और दोनों रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। वो भी अभी चर्चा करेंगे कि कहां से व्यापार करते थे और क्या उस व्यापार में मामला था, और किस तरीके के वहां दोनों राष्ट्रों के इंटरेस्ट थे, और क्या उनके अंदर भारत और चीन को लेकर डिस्प्यूटेड थे उस समय को लेकर। तो ये बात भी हमको यहाँ चर्चा करनी होगी। अगर प्राचीन इतिहास से प्रश्न बना, तो प्राचीन इतिहास से भारत और चीन समानताओं को यह देखना हो। तो इसी के साथ दोनों बौद्ध धर्म का संबंध, यानी कि आपने नालंदा का नाम सुना होगा विश्वविद्यालय, यहाँ चाइना से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। और यानी कि अगर देखा जाए तो बुद्धिस्ट दोनों का एक जुड़ाव का सबसे बड़ा प्रिफेरल था। तो दोनों का, यानी कि अगर ये सबसे बड़ा इनका जुड़ाव था आपस में दोनों का, तो यानी कि कहीं ना कहीं इनकी संस्कृति, या कहें तो आपसी सद्भाव, शिक्षा पद्धति, यानी कि बुद्धिस्ट से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ और उनमें लिखी हुई बातें, वो हमारे यहाँ भी स्टूडेंट सीखते थे और चाइनीज स्टूडेंट भी सीखते थे। वहीं आपने पढ़ा होगा इत्सिंग जैसे व्यक्ति और फायान जैसे व्यक्ति और हवेनसांग जैसे व्यक्ति भारत के अंदर आए, और भारत के अंदर आकर इन लोगों ने क्या किया कि जो बुद्धिस्ट हमारे यहाँ ग्रंथ और धर्म और उसकी फिलॉसफी को समझने का प्रयास किया। तो ये भी हमको और चाइना को एक ही सूत्र में पिरोने के सारे पक्ष हैं। तो एक सूत्र में अगर भारत और चीन पूरे हुए थे, तो यानी कि कहीं ना कहीं भारत और चीन के
आपस में संबंध बहुत अच्छे थे। उसी के साथ साथ जो व्यापार होता था, अब हम उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे किससे वो व्यापार होता था। उसी व्यापार से फिर हम आज मॉडर्न हिस्ट्री में जाके आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिंक करूंगा, यानी कि उससे ऐड करूंगा। जो सिल्क रूट की बात करते हैं, ये सिल्क रूट कौन सा था, और अभी BRI जो उसका BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसको लेकर डिस्प्यूटेड है, वो यहीं से इंटरलिंकिंग करके मैथ्स के स्तर पर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप हवाई प्रश्न का उत्तर लिख दोगे। तो ये बात अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। हेडिंग तो देखो, अब जो व्यापार होता था कैसे कहाँ से व्यापार होता था, थोड़ा मैं मैप बनाऊंगा, आप थोड़ा विजुअलाइज करना, यानी कि मान लेना और थोड़ा उसको अपने मैप के अंदर अपनी नज़र को एक परिप्रेक्ष्य में घुमा के देखना कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है और किस तरीके से कहाँ से क्या व्यापार होता था। तो देखो, मान के चलो कि ये यहाँ पे चीन और ये यहाँ पे भारत और यहाँ रोमन साम्राज्य, और ये इधर था पार्थियन साम्राज्य, जो इसका एंटी था। दोनों का आपस में डिस्प्यूटेड चलता था। तो देखो, अब आपको यह समझना है कि व्यापार वाणिज्य किस समय कहाँ होता था, और जो BRI प्रोजेक्ट चाइना का है वो कहाँ से जा रहा है। प्रश्न यहीं से बनेगा मेंस के स्तर पर, अगर थर्ड पेपर के अंदर प्रश्न बना, और वहीं अगर सेकंड पेपर में बना या राजनीतिक यानी कि पॉलिटी में पढ़ा बना पेपर, तो प्रश्न आया वहां से, तो ये बात ध्यान रखना कि प्रश्न बनेगा यहीं से, और सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे, और इतिहास सबका यही है, यानी कि मूल उनका यही है यहीं पर। और अगर मूल यहीं पर है उनका, तो अगर मूल को ही आपने जड़ से ठीक से पकड़ लिया, तो फिर उसके टॉप तक जाना आपके लिए बहुत आसान है। तो अब समझो यहाँ से क्या मामला है यहाँ का। तो देखो, चाइना से व्यापार होता था, ये यहाँ से एक सिल्क रूट जाता था, इसको बोलते थे सिल्क रूट। और सिल्क रूट ज्यादा ऊपर बन गया, ये सिल्क रूट था यहाँ से चाइना से जो जाता था, यहीं पड़ता था पेशावर। पेशावर जो कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। तो कई बार क्या होता था, जब ये पार्थियन साम्राज्य वाले इधर से पार्थियन लोग क्या करते थे कि ये इधर रोमन साम्राज्य के मार्ग को इसको अवरुद्ध कर देते थे, यानी कि इनका जब डिस्प्यूटेड होता था मामला, तो ये इस मार्ग को तोड़फोड़ देते थे और अवरुद्ध कर देते थे। तो यानी कि रोमन साम्राज्य में जो हमारे मटेरियल यानी कि जो हमारा व्यापार होता था वो बाधक बन जाता था। तो चाइना क्या काम करता था उससे, फिर चाइना ये काम करता था, यानी कि भारत का नक्शा थोड़ा ठीक से बना दो तो सही रहेगा। भारत की रिस्पेक्ट से भी ठीक से कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत ही। मान लो ठीक तो बना नहीं। तो देखो, यहीं पर पेशावर था, और पेशावर से होते हुए मार्ग जाता था फिर ये सीधा रोमन साम्राज्य, और हमारा व्यापार यहाँ से हमारे माल निकल जाते थे, और माल जब जाता था तो रोमन साम्राज्य से हमारे यहाँ हीरे, सोना, ये सभी आते थे वहां से बदले में। तो यानी कि यहाँ का एक चिंतक था पिलानी, यानी कि आपने सुना भी होगा, रोमन चिंतक था पिलानी। वो ये बोला जाता है कि वो रोने लगा था कि भारत और चीन के पास यानी कि एशिया में हमारे सारे हीरे जवाहरात जा चुके हैं और हम गरीब हो चुके हैं। तो यानी कि उसने रोते हुए ये बात बोली थी कि यानी कि जब हमारा इतना ज्यादा व्यापार था उसके साथ में, तो देखो अगर पिलानी भी ये बात कह रहा है, यानी कि रोम का चिंतक था, तो बात सोचने योग्य है कि भारत और चीन के पक्ष में व्यापार कितना खतरनाक था। तो अब देखो, तो इसका चीन और भारत दोनों इससे ही अपना व्यापार करते थे, ये सिल्क रूट था। तो जब ये सिल्क रूट था, और वहीं पर क्या होता था, कई बार जब ये मार्ग अवरुद्ध हुआ,
तो यानी कि चीन क्या करता था फिर अपने माल का व्यापार रोमन साम्राज्य के अंदर करने के लिए, तो यहाँ से एक बंगाल के अंदर यहाँ एक बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह बोलते थे उसको, सुना भी होगा अपने इतिहास में, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो चाइना से आता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर, यहाँ इसका मटेरियल यहाँ आ गया, यानी कि माल यहाँ पे जब आ जाता था तो फिर यहाँ से उत्तरापथ से होते हुए, ये उत्तरापथ बोला जाता था, उत्तरापथ से होते हुए ये फिर यहाँ से निकलते हुए रोम साम्राज्य के अंदर भेजा जाता। तो रोम के अंदर यहाँ से इस रास्ते से माल को भेज दिया जाता था। जब इस रास्ते से भेज दिया जाता था तो यानी कि किसकी जरूरत पड़ी चाइना को? चाइना को भारत की जरूरत इतनी महत्वपूर्ण थी, अगर चीन को व्यापार करना था तो भारत को साथ लिए बिना नहीं चला जा सकता था। तो अगर भारत को चाइना को साथ लिए बिना नहीं चला जा सकता था, तो आज जो चीन BRI रोड बना रहा है, यानी कि BRI जो उसका प्रोग्राम है, और वो इसी मार्ग को तो बना रहा है, यही तो मार्ग है वो। तो उसमें भारत को इसने सम्मिलित किया, उस भारत खुद ही सम्मिलित नहीं हुआ, क्योंकि आज तुमने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने से ये समस्या खड़ी हो गई कि जो POK पड़ता है, अब ये इसका जो BRI प्रोग्राम है वो उसी से डिस्प्यूटेड क्षेत्र से निकलता है। तो भारत ने उसमें अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, और आपत्ति दर्ज कराने से यानी कि इस मार्ग में बाधा आ रही है उसकी। तो वहीं साथ साथ आपने यह भी देखा होगा कि अगर उसके मार्ग में यहाँ से बाधा आ रही है तो वो यहाँ से भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंद महासागर में भी अच्छा खासा इंडिया का दबदबा है, और अगर इधर भी बोलबाला है, इधर होमरूज वगैरह यानी कि फारस की खाड़ी में भी ठीक ठाक भारत का हुआ है, तो ये मार्ग तो उसका अवरुद्ध हो गया। हाँ, अगर BRI प्रोग्राम में चीन भारत को साथ लेकर चलता तो हो सकता था जो उसने अपने सपने बनाए थे व्यापार को लेकर, तो वह पूर्ण हो सकते थे। लेकिन अगर इसने इतने बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्र को ही, जो इसके लिए रणनीतिक रूप से भी सबसे अच्छा कंट्री बढ़ रहा है और ज्योग्राफिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये इसका प्रोग्राम पास होने वाला भारत को लेकर तो नहीं है, क्योंकि भारत ने उधर भी आपत्ति दर्ज करा दी, इधर ये आ नहीं सकता। और साथ ही भारत ने जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर, लेह लद्दाख वगैरह को ट्रीटियां जब से बनाई हैं, तो यानी कि भारत के कुछ नेता या किसी जर्नलिस्ट ने इस बात को भी उछाल दिया है कि POK यानी कि अक्साई चीन वगैरह भारत का अभिन्न है, अब उसको भी हमको शायद अधिग्रहण करना पड़े, तो यानी कि या करना होगा। तो चीन के पेट में दर्द हो चुका। अब पेट में दर्द इसलिए है कि इतनी अच्छी खासी उसने BRI प्रोग्राम के अंदर अपनी एक्सपेंडिचर लगा दी, और उसके बाद भी वो सारी की सारी उसकी पूरी की पूरी प्रोग्राम यानी कि अंधेरे की ओर धिकल जाएगी, और अंधेरे की ओर धिकल जाएगी। तो चीन आजकल क्या काम कर रहा है वो आप देख सकते हैं गलवान घाटी को लेकर। और गलवान घाटी कहाँ पड़ती है वो करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा। गलवान घाटी क्या है, यानी कि गलवान घाटी के क्या डिस्प्यूट हैं, और डोकलाम वगैरह कहाँ पड़ता है, डोकलाम के भी क्या डिस्प्यूट रहे हैं, वो सारा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें तो हमको भारत और चीन के जो प्राचीन समय से सामान थे और इंटरेस्ट जुड़े हुए थे वही चर्चा करेंगे। और क्योंकि देखो एक लेक्चर में इसको कंपाइल करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को सामान्य तक ही रखूंगा। उसके बाद मैं सेकंड लेक्चर आपको दूंगा, और सेकंड लेक्चर को हम यहीं से फिर, तो ये आपने देख लिया है। तो जैसे ये रूट अवरुद्ध हुआ तो इसने भारत की भूमि का प्रयोग करके ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अपना मटेरियल भेज करके यहाँ से उत्तरापथ से होते हुए, यहाँ भ्रोच बंदरगाह था अरब सागर में, यहाँ से होते हुए सीधा रोम साम्राज्य में पहुंचा दिया जाता था, और व्यापार को अपने सुदृढ़ रूप से सुचारू रखा जा सकता था। उसी के साथ साथ जब ये तो प्राचीन समय की बात है, सिल्क रूट इसी को बोलते थे। तो धीरे धीरे जब आपने देखा होगा समय बढ़ता गया, और समय बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, समय बढ़ने के साथ साथ यह हुआ कि दोनों ही राष्ट्र यानी कि चीन भी और भारत भी
पश्चिम के कॉलोनिज्म के शिकार हुए, यानी कि उपनिवेशवाद आया दोनों के अंदर। तो एक बात भारत के संदर्भ में तो यह बात जानने की आवश्यक है, यानी कि सामान्य तो यह भी है कि दोनों कॉलोनिज्म का शिकार हुए। अगर कॉलोनिज्म का शिकार हुए दोनों राष्ट्र, तो यानी कि और एक ही समय पे दोनों राष्ट्र आजाद भी हुए, यानी कि 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में चीन आजाद हुआ। वो बात हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि उसको क्या से क्या डिस्प्यूटेड रहे, उसको गणतंत्र राज्य यानी कि उसको नेशन का राष्ट्र का दर्जा देने के लिए हमारी और यानी कि भारत की जवाहरलाल नेहरू जी की क्या भूमिका रही, वो सब हम पढ़ेंगे। ताइवान वगैरह आगे, चाइकान शेक वगैरह और माओ से तुंग वगैरह की पॉलिसियाँ सारी वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन यहाँ हमें यह बात देखनी है कि समानता के बिंदु यह दिखाई देते हैं, इनको लेकर हम क्या काम करते हैं। जैसे ही समानता यहाँ पे देख लीजिए, चीन जब 1949 में आजाद हुआ और भारत 1947 में आजाद हुआ, तो दोनों एक ही साथ देखा जाए तो गणतंत्र व्यवस्था अपने यहाँ लेकर आए। तो यानी कि दोनों उपनिवेशवाद के शिकार हुए। और भारत की ये एक अच्छी बात रही कि भारत ज्यादातर केवल ब्रिटेन का ही कॉलोनिज्म रहा। वो बात अलग है कि यहाँ कंपनियां आपस में लड़ी, बाकी डच वगैरह, फ्रेंच वगैरह और तुम्हारे तुर्की वगैरह बहुत सारी थे कंपनियां, वो उनको ब्रिटिश के आखिर में जीत हुई, उनको यहाँ से भगा दिया गया। तो यानी कि केवल भारत ब्रिटेन का ही कॉलोनी रहा। वहीं चाइना का ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि चाइना के अंदर तो एक बार ये वाक्य बोला जाता था कि चीनी खरबूजे को काटो और उसको बांटो। तो वो ही जो आज भी चीन के अंदर आक्रामकता है, और उसी चीनी खरबूजे को काटो और बांटो वगैरह की जो अलग अलग, यानी कि जापान और चीन अलग अलग राष्ट्रों की कॉलोनी रहे हैं, तो उसकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि किस किस की कैसे क्या मामला है यहाँ। तो थोड़ा ये संदर्भ समझ लो यहाँ पे कि भारत और चीन दोनों गणतंत्र राष्ट्र बने, यानी कि लगभग 1950 के आसपास दोनों राष्ट्र बने, और दोनों ने अपने यहाँ गणतंत्र व्यवस्था लेके आए। यानी कि वो बात एक अलग है कि भारत में गणतंत्र व्यवस्था अलग टाइप की है और चाइना में अलग टाइप की गणतंत्र व्यवस्था है। वन पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्या है और वो कैपिटलिज्म वगैरह, ये सारे के सारे हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ इतना समझो, यानी कि अगर प्राचीन भारत में हिंदी चीनी भाई भाई को लेकर कोई भी प्रश्न आता है या सिल्क रोड को वर्तमान के संदर्भ में प्रश्न बनता है, तो पहले यहाँ से भूमिका बनानी स्टार्ट करना अपने प्रश्न की, कि प्राचीन समय से यह भारत के अंदर समानताएं दिखाई पड़ती थी, लेकिन वर्तमान संदर्भ में यह समस्याएं हैं। और वर्तमान संदर्भ में अगर यह समस्याएं हैं, तो चीन के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है BRI अपने प्रोग्राम को चलाने की या लागू करने की और बनाने की। तो यानी कि यहाँ से आपने एक प्रोस्पेक्ट यह समझ लिया कि भारत चीन जो उसकी प्राचीन समानता है हिंदी चीनी को ले लेकर, वो क्या है यह समझ ली। और कहाँ से, यानी कि अगर सिल्क रूट की कुछ भी बाधा पड़ जाती थी, तो भारत की जमीन को यूज करके वो किस तरीके से अपना व्यापार को सुदृढ़ बनाता था, यह आपने पढ़ लिया। जबकि आज के BRI प्रोग्राम में ना तो ये ठीक से चल पा रहा है, और इसकी तो बात ही छोड़ दो आप। तो यानी कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे आगे का लेक्चर डालेंगे। थैंक यू।